हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी 2023 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो? तो इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने जा रहा है तो आप लोग मैथ में ज़रूर कमज़ोर होंगे, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको भी मैथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको ये पता नहीं रहता है कि हम कहाँ से मैथ में पढ़ें, क्योंकि आप लोग हर सब्जेक्ट में कहीं कहीं से पढ़ लेते हो, आपको पता चल जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैथ में किसी को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि मैथ में आपको पता है कि सॉल्यूशन यानी कि रिवीजन करना, क्वेश्चन को समझना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो टोटल बन जाएगा, ऐसा होता है। तो वही हम लोग करेंगे आज। जो जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसी मेथड पे आपका क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा सेम इसी प्रकार से रहेगा, सिर्फ अंक चेंज रहेगा और बनेगा यही प्रकार से। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन है 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 16 का मिलान चिन्ह, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं मिलान चिन्ह होता क्या है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे 1 2 3, ये आपको 4 लकीर समझ में आ गया, ठीक है ना। और इस बीच में एक और लकीर खींच दिया जाता है, हम आपको दूसरा कलर करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से एक और लकीर खींच दिया जाता है, तो ये भी लकीर ही हो गया। मतलब कि टोटल इसमें लकीर हो गया 1 2 3 4 और इसको लगा करके 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप लोग सीख लोगे ना तो एकदम आसानी से बनेगा। और 1 नंबर तो आपका मैथ में यही क्वेश्चन सिर्फ इसी मेथड पे आप लोग बनाइएगा ना, तो आपको 1 नंबर तो निश्चित रूप से मिलेगा, तो मिलेगा, ये कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर 16 का मिलान चिन्ह क्या है। तो देखिए, तो इसको अगर हम लोग देखें, चलिए अगर हम लोग इसमें देखें, ये बी को देखें तो बी तो होना निश्चित ही नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए तो 1 2 3 4 और ऊपर वाला ये बीच में जो लकीर है इसको लगा करके 5 और इसको लगा करके 6 होगा, ठीक है ना। तो ये तो होना संभव नहीं है। चलिए अगली को देखते हैं। अगली देखिए, इसमें देखेंगे तो टोटल 5 है, आपको पता चल गया ना, ऐसे रहता है 1 2 3 4 और इस बीच में खिंचा गया तो 5। तो 5 यहाँ पर 5 5 5 10 हो गया, 5 5 यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर 10 प्लस प्लस कर देते हैं, 10 10 यहाँ पर 16 ही पुर रहा है, ठीक है ना। सॉरी 16 नहीं, यहाँ पर 15 ही पुर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो और कौन हो सकता है? तो इसको देखें तो ये शायद होना चाहिए। तो इसमें देखिए तो ये है 5, ये है 5 और ये है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ 5 नहीं 2 है। देखिए ये हो गया आपका 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और 10 10 15 होता है, प्लस प्लस कर देते हैं और ये हो गया आपका 2, यानी कि सब मिला करके यहाँ पर 15 2 17 यहाँ पर आपका पुर रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ना के मुकाबले है, तो ये आपका नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार का जो देगा ये वाला अगर आपको देता है मिलान, आप लोग कर लीजिएगा, बन जाएगा ना, कमेंट करना आप लोग, ठीक है। तो चलिए 16 का मिलान चिन्ह कहा जा रहा है ना, तो ये 16 होगा, ठीक है ना। एक्स भी आई मतलब भी 16 होता है, इतना आपको पता है ना, पता है, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख दिया तो इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अब अगली क्वेश्चन देखिए है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का डॉट डॉट में सार्वधातर क्या होगा? तो सार्वधातर तो आपको पता ही है, प्रथम पद को हम लोग ए के द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पर हम लोग साइड में लिखते हैं प्रथम पद को ए के द्वारा सूचित करते हैं, तो प्रथम पद हमारा 0 होगा, ठीक है ना। सेकंड पद यानी पदांतर को हम लोग इस सार्वधातर को डी द्वारा लिखते हैं और डी में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डी द्वारा सूचित करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा होता है A2, यहाँ पे लिख देते हैं A2 - A1। जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए A2 आपका हो जाएगा -4 और यहाँ पे -0 है, तो देखिए 0 0 कोई मुकाबले नहीं होगा, तो -4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 4 नहीं होगा। 19 नंबर का देखिए तो क्या होगा, -4 ही होगा ना, चलो 4 ही होगा, माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में जुड़कर इतना ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका 4 निकल के आएगा, तो यहाँ पर आपका -4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए आपका, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हमने निकाला? फिर बताते हैं। A2 में से मैंने A1 को घटाया, ठीक है ना। A1 देखिए यहाँ पर A2 आपका है -4 और यहाँ पर माइनस फॉर्मूला में लगता है और 0 है आपका, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस 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 ही रह जाएगा और 0 तो जुटेगा नहीं, 4 से 4 -4 आपका हो जाएगा। तो आपका कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट करेंगे क्या क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलिए अगली देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर। बहुपद दिया है y² - 6y + 8 का घातांक क्या होगा? मतलब कि इसमें घातांक का मतलब क्या हो गया, द्विघात समीकरण, बहुपद कहा जा रहा है ना, तो बहुपद में एक समीकरण कोई बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे y पर स्क्वायर है, माइनस में 6 हुआ है और प्लस में 8 है, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर घातांक है, बहुपद में 2 घातांक है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। घातांक हमसे पूछा गया। इसी प्रकार से आपको बता दूं ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंक चेंज रहेगा, बना लेना आप लोग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका इस प्रकार से क्लियर होगा।
एंड अगली क्वेश्चन आप लोग 21 नंबर देखेंगे तो ये रहेगा, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। मतलब कि हम लिख देते हैं एक समीकरण, एक है ax प्लस by बराबर 0, और भी एक आपका इसी प्रकार से दे दिया है यहाँ पर x प्लस by, ठीक है ना, बराबर 0। सेम है, दोनों सेम समीकरण है, दोनों सेम समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, दोनों सेम समीकरण है, तो इसका हल क्या होगा। तो आपको पता है दोनों समीकरण सेम होता है तो दोनों पूरा कट जाता है, 0 माना जाता है। 0 को हम लोग किसके द्वारा क्या लिखते हैं, 0 को पूरा कट जाता है समीकरण, मतलब कि इस प्रकार से a1/a2 बराबर इस प्रकार से नहीं होगा, b1/b2 बराबर b1/b2 नहीं होगा, ठीक है ना, बराबर नहीं होगा c1/c2, ये लिखते हैं। तो ये क्या होता है, किसका मान होता है, तो ये आप लोग याद रखना 21 नंबर का ये होता है, कोई हल नहीं, इसका हल ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्लियर होना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार, ठीक है ना। एंड 22 नंबर देखेंगे हम लोग, तो 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 है तो c1/c2 नहीं है, तो ये समीकरण निकाय आपका एक दिया गया है, a1/x प्लस b1/y प्लस c1 बराबर 0, और एक है a2x प्लस b2y बराबर प्लस में है c2 बराबर 0, तो इसका हल क्या नहीं होगा। तो देखिए समीकरण तो सेम ही है, मैंने आपको एक समीकरण में हल करवाया था ना, इस समीकरण को यहाँ पे देखिए, यहीं पे हम लोग इस समीकरण को उठा के लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इस समीकरण को देखिए, a1/x है प्लस है b1/y और प्लस में है c1/1, ठीक है ना, बराबर 0, और इस समीकरण को लिखेंगे तो ये होगा a2/x प्लस b2/y और यहाँ पर प्लस में होगा आपका c2 बराबर में 0। तो देखिए समीकरण तो सेम ही है ना, यहाँ पर समीकरण आप लोग देखेंगे तो सेम ही है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, ये कोई हल आपका नहीं होगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, तभी मैथ में आप लोग अच्छा नंबर ला पाएंगे। एंड अगली क्वेश्चन देखेंगे, दिया है a का मान ज्ञात करें, a का मान जिसके लिए समीकरण दिया गया है निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और है 2x प्लस 5y बराबर 0 है, तो इसका शून्योत्तर हल क्या होगा। मतलब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। शून्योत्तर हल का मतलब वही हल करना है, दोनों समीकरण का हल करेंगे, विलोपन विधि से मान क्या आएगा वो आपको लिख देना है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो मान देखिए बहुत सिंपल से आ जाएगा, मैं आपको करके भी दिखा ही देता हूँ, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। ये समीकरण फर्स्ट आप लोग यहाँ लेंगे, हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए समीकरण आप लोग देखेंगे तो आपका ये समीकरण है, और देखिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे तो ax होगा प्लस 10y बराबर में आपका x होगा, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो प्लस में हो जाएगा 5y अब बराबर में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण 2 में हम लोग अगर 2 से गुना कर दें तो क्या होगा समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपका पता ही है, यहाँ पर आप दूसरा कलर करेंगे मैं यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 2 से गुना करेंगे ना तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग गुना करेंगे 5 में 2 से तो 10 हो जाएगा, समीकरण 2 में हम 2 से गुना किए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, ये तो दोनों 10 कट जाएगा, 10y यहाँ पर बचा क्या आपका, तो आप लोग देखेंगे तो पहले देखिए x आपका बाहर नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लेंगे और लिखेंगे 4 पहले लिखते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना, पहले नीचे वाले को लिखते हैं, तो 4 अब माइनस यहाँ पर है तो माइनस ऊपर वाला a है तो a होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और आपका x बचा है तो x बच गया, ठीक है ना। तो ये इतना आपका हो गया, तो इतना हो गया ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या कीजिए यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर आपका यहाँ पर माइनस में है तो बराबर में ले जाइए a को बराबर में ले जाइएगा, तो आपका मान देखिए a के बराबर में क्या आ गया, तो 4 आ गया ना, तो यही आपका मान एकदम एक्चुअल हो जाएगा, a बराबर आपका मान जो है ना 4 आ जाएगा। आपको a का मान निकालना था, ठीक है ना, तो आपको a का मान निकालना था, तो a बराबर आपका 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए ना क्या होगा, चलिए बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर a, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना, बहुत सिंपल है और आसानी तरीका से आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैथ में अगर आप लोग समझ जाते हो ना तो पूरा आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली बातें यहाँ पर नहीं होगी मैथ में। कलर थोड़ा हम लोग ले लेते हैं अच्छा सा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगली क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, उसके लिए दिया गया है x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ना बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम लोग प्रकृति करेंगे ना, तो आप पहले एक बार इस समीकरण को देखो और देखो क्या ये इसका अगर गुणनखंड आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर कोई इल्यूजन मतलब गुणनखंड यहाँ पर शायद हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो वास्तविक और असमान मान आएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखिए x² है और यहाँ पर प्लस में x प्लस 1 है, तो अगर हम
हम लोग एक पुराना चाहे एक्स को करके, तो देखिए एक प्लस में अगर हम लोग लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, प्लस में अगर एक एक्स लेंगे और माइनस में एक्स लेंगे तो ये दोनों घट कर 0 आ जाएगा और गुना तो होगा ही नहीं, घटेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसका मान नहीं आएगा, इसका हल ही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक और असमान, यानी कि वास्तविक तो ये दिख रहा है लेकिन यह असमान है, इसका मान नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए में टिक मार देना, ठीक है। अब 25 नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा, चलिए ये भी कलर शायद चूज नहीं होता है, चलिए यही रखते हैं, रेड को ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण कौन नहीं है? आप लोग देखेंगे समीकरण कौन नहीं हो सकता है, कोशिश करेंगे हल करने का। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएंगे क्या होगा। चलिए सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे एक बार 25 नंबर का। तो देखिए आपको बता दें 25 नंबर का अगर हम लोग समीकरण इसको देखें, अगर हम लोग सी को देखें तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, देखिए ये बराबर में पहले से ही है तो बराबर में ही उसको रहने देंगे हम लोग, ठीक है ना, बराबर में ही एक्स स्क्वायर रहने देंगे, बराबर में ही, ठीक है ना। चलिए इसको काट देते हैं, पहले बराबर में ही हम लोग एक्स स्क्वायर को रहने देंगे और कर क्या सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये उठा करके दोनों को इधर ला देंगे, ठीक है ना, ये दोनों को उठा करके इधर ला देना है। तो ये आ जाएगा प्लस में आपका एक्स आ जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस में ना हो जाएगा, चलो माइनस में आपका एक्स हो जाएगा, माइनस में 3/x हो जाएगा। तो देखिए ये एक्चुअल समीकरण आपका बनेगा, बराबर में 0 बचेगा। तो ये एक्चुअल आपका समीकरण द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। द्विघात ही समीकरण पूछा गया, 2 घात होना चाहिए, तो एक्चुअल ये आपका बना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, एक्चुअल होगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ये सब पर ध्यान मत देना, इसको ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, एक्चुअल। चलिए ओहो क्या समझ रहे हैं जी। चलिए यहाँ पर पूछा गया कौन समीकरण नहीं होगा, चलिए ये समीकरण होगा, चलिए ये भी समीकरण होगा, 2 घाते होगा, एंड इसको भी अगर हम लोग गुना करेंगे ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पर पूरा जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी होगा। लेकिन ये भी समीकरण तो होना ही चाहिए, बट यहाँ पर एक और एल्यूजन है, उसको भी थोड़ा दूरी कर देते हैं ना। चलो देखिए हल कर लेते हैं इसको। देखिए अगर हम लोग एलसीएम ई दोनों का ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, एलसीएम लेंगे तो एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में आपका एक्स एक्स कट गया तो ऊपर में बच गया 3, और यहाँ पर बराबर में है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए और इधर कर लेते हैं, इसको सैल्यूशन इधर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर क्या होगा, ये गुना में जो है ना ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ये आपका x + 3 हो गया, और ये भाग में आपका आएगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपका x आ जाएगा। तो ये देखिए एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो बच्चा आपका 3 और प्लस बराबर में आपका x बच गया। तो ये आपका बिल्कुल समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करके आप लोग जरूर देखना, अनटिक मतलब कि सीधे आप लोग ऑप्शन में टिक नहीं मार देना, जिससे गलत हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे, 26 नंबर क्या पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विवेकचर निम्नलिखित में से कौन होगा। तो विवेकचर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद ही होगा। विवेकचर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर आपको फॉर्मूला पता ही होगा, d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसी मान पे रखिए। तो देखिए b यहाँ पर क्या दिया है, तो b - 5 दिया है ना, तो b - 5 ले लीजिए, ठीक है ना, b - 5 बराबर, और 4 यहाँ पर 4 है, गुना 1 का मान देखिए तो x के गुना में x² के गुना में 1 होगा, एंड यहाँ पर हम लोग गुना देंगे तो यहाँ पर देखिए c का वैल्यू यहाँ पर 4 दिया है तो 4 देंगे। अब देखिए इधर करते हैं हम लोग, इसी को इधर करते हैं तो ये करल ही एकदम धुंधला सा आ जाता है ना। चलो इसको करके देखते हैं। तो चलिए इसको इधर अगर हम लोग करें तो देखिए 5 का वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, और बराबर है तो बराबर, यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया। तो 25 में से अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 25 में से अगर हम लोग घटा दें, ठीक है ना, चलिए इसको उठा करके सबसे पहले उधर ले जाते हैं, ठीक है ना, इसको उठा के उधर ले जाएं। हाँ चलो इसको उठा करके उधर ले जाओ, या फिर डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, या फिर 25 है और ये इसको 16 को इधर ला दीजिए और बराबर में 0 कर दीजिए। तो देखिए घटेगा ना 25 में से 16, देखिए 25 और -16 क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका 9। तो 9 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 देखिए कहाँ ऑप्शन में दिया है, आप लोग कमेंट करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो हमने इस फॉर्मूला का यूज किया, d बराबर b² - 4 ऐसे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। विवेकचर का फॉर्मूला जब भी दे ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका मान निकल के आ जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4, ठीक है ना, निम्नलिखित में से 4 - 1/2 का x² का शून्यक कौन है। तो शून्यक आपसे पूछा जा रहा है ना, तो शून्य कैसे निकालिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार बताने का प्रयास करेंगे शून्यक के लिए क्या फॉर्मूला होता है।
चलिए हम निकालते हैं। तो शून्य का फॉर्मूला आपको बता दें, शून्य का फॉर्मूला जो होता है ना शून्य का, ये आपका होता है अल्फा, इधर करते हैं, चलिए ऊपर करते हैं ताकि हमें लिखने में सुविधा हो, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है शून्य का, और शून्य का फॉर्मूला होता है C/A। तो C/A हम लोग देंगे। तो चलिए C/A हमने दिया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका A का मान होगा, और इसे देखो तो V होगा, लेकिन C कहीं दिया ही नहीं है। तो C कुछ नहीं दिया, तो C के बदले हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे A का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग A का मान क्या लिखेंगे, तो A का मान आपका 4 दिया है ना, तो 4 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर में कुछ है ही नहीं, तो सीधे 4 ही होगा, तो 4 आपका मान होगा, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। तो ये आप लोग ये इसमें आप लोग टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर डी में। और शून्य का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये फॉर्मूला होता है शून्य का। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मार के याद कर लेना, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 28 नंबर रहेगा, निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। तो मतलब कि कहना चाहते हैं ये सभी आपका दिया गया है समीकरण। तो इन सभी में से ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका हल जो है ना परिमेय संख्याओं के समुच्चय में ही हो पाएगा, यानी परिमेय संख्या के द्वारा हो पाएगा। तो किसका हो सकता है, आप लोग एक बार माइंड थोड़ा सा लगाने का कोशिश करो। 28 का, तो देखिए कहने का मतलब क्या होगा कि मतलब परिमेय संख्या का मतलब कुछ नहीं है, परिमेय संख्या का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है। मतलब कि हमें क्या करना है, वैसा अंक लेना है जो समान हो, ठीक है ना, वैसा अंक लेना है जो कि पूरा समान हो, यानी कि x हो और यहाँ पर जो अंक में संख्या है वो समान हो। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखें तो ये समान होगा, समान है ना। देखिए ये x+1 और यहाँ पर x-1, ये 1 और 1 समान है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का समुच्चय है, तो इसमें हल जो है ना परिमेय संख्या का समुच्चय में होना चाहिए। तो हल हम लोग करेंगे तो ये परिमेय संख्या ही बन के आएगा, और इसका वर्ग समुच्चय 1/1 होगा, मतलब सेम संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछे और संख्या सेम हो तो आप लोग टिक मार देना, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना आप लोग, क्योंकि काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन आता है। तो अब अगली क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर रहेगा, 1 5 9 13 17 21 25 डॉट का समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी है तो इसमें पदांतर क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए, पदांतर का मतलब क्या होता है, सार्वधान्तर ही होता है। पदांतर का मतलब भी सार्वधान्तर ही होता है। तो ये आप लोग एक बार याद कर लो, पदांतर का अर्थ क्या होता है, तो सार्वधान्तर होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये याद रखोगे तो आपको पदांतर कभी पूछे कभी सार्वधान्तर पूछे तो वही वैल्यू होगा। तो हमें यहाँ पर निकाला है क्या, सार्वधान्तर। तो सार्वधान्तर के लिए यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रथम पद को हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं, तो लिख देते हैं प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं a के द्वारा। a हमारा क्या होगा, तो a वैल्यू फर्स्ट वाला है ना, तो a ही होगा 1। और हम लोग सार्वधान्तर को किसके द्वारा लिखते हैं, सार्वधान्तर को हम लोग दर्शाते हैं डी के द्वारा। तो डी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और डी हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं। तो ये होता है ना फॉर्मूला जी, हाँ होता है ना दोस्तों, कमेंट करना आप लोग, घबराना नहीं, ठीक है ना, मैथ में नहीं घबराना है। तो चलिए A2 आपका ये 5 होगा, 5 माइनस A1 आपका 1 होगा। तो यहाँ पर घटेगा 5 में से 4, और सॉरी 5 में से 1 घटेगा तो आपका 4 मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो डी बिल्कुल राइट होगा 29 नंबर का, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर का डी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आप लोग देख लेना, एकदम बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या, तो ये रहेगा, निम्नांकित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा कि अंतर देखना है। समांतर श्रेणी क्या होता है, मतलब एपी में कौन है। तो एपी में कौन कौन होगा, तो अगर हम लोग एपी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सीधे बी को देखते हैं, ठीक है ना। अंतर देखिए, तो अंतर हम लोग जब घटाएंगे तो A2 में से यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होगा, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -6 है, और यहाँ पर माइनस पहले से होता है, और 10 आपका A1 हो जाएगा तो -10। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो -6 और माइनस यहाँ पर प्लस होगा, 10 में भी माइनस है ना लगा हुआ, चलो 10 हो गया। तो घटेगा तो आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4, तो 4 आ गया ना। तो 4 का ही वैल्यू यहाँ पर होगा, तो 4 इसके बीच में अंतर 4 आ गया। अब अंतर आपको निकालना है इसके बीच में, तो यहाँ भी A2 माइनस A1 का मान निकालेंगे और लगाएंगे मान। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, A2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
सॉरी, आप जो फॉर्मूला लगेगा ना वो होगा A3 माइनस A2 तो A3 आपका -2 हो जाएगा, तो -2 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे और A2 आपका हो जाएगा -6। तो यहाँ पर देखेंगे तो -2 और माइनस यहाँ पर 6 में माइनस है तो प्लस हो जाएगा +6, तो 2 घटेगा आपका 6 में से तो 4, तो इसका भी अंतर आपका 4 आ गया। तो 4 ये आपका अंतर आ गया ना। आप लोग कमेंट करेंगे, चलिए ये भी आ गया, एक और चेक कर ही लेते हैं। तो ये आपका इसका भी अंतर 4 आ गया। अब हमको निकालना है ई दोनों में अंतर, तो आपका A4 माइनस होगा A3, तो यहाँ पर मान निकालेंगे ना तो A4 का मान 2 है और आपका A3 का मान जो है ना -2 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो -2 पहले से है और ये माइनस प्लस होगा, -2 +2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर आपका 4, यानी कि एलुजन यहाँ पर भी आपका 4 आ गया। तो मतलब कि आपका ये समीकरण क्या होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं रखना है, आप लोग कोई भी समीकरण दो तो आप लोग टिक तो इसमें मारना ही है, ये होगा करेक्ट आंसर। और AP निकालने के लिए दे तो क्या आप लोग कभी निकाल लोगे, आप लोग कमेंट करो। जब भी हम क्लास करवाएंगे तो अब हम लोग आपको बताएंगे नहीं निकाल के, सीधे कहेंगे निकाल के, आप ऑप्शन बताएं, आंसर बताएंगे, आप लोग खुद कर लेना। तो क्या आपका AP निकाल सकते हो कभी भी जब इस प्रकार से पूछ, आप लोग एक बार कमेंट करो यार, सभी कमेंट करो जिनको भी, जो भी क्लास में अभी जुड़े हो या फिर बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हो ना, अगर बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी देखो। लेकिन ये बताओ क्या आपसे बन जाएगा। चलिए बन जाएगा, 100% बनेगा, क्योंकि हम उसी प्रकार से कोशिश करते हैं बन जाए। क्योंकि हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसको जितना शॉर्ट में पढ़ाएं उतना अच्छा होता है। तो आइए अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल जो है ना x² चूँकि y² एवं z² है, तो उसका आयन जो है ना आयतन भी है, भी के बराबर क्या होगा। मतलब कि कुछ नहीं, कहने का मतलब है ये सब आपको समीकरण लेना है और इन सभी समीकरण को एकजुट करके मान बैठा देना है। तो एक बार आप लोग ट्राई करो ना बनाकर, क्या हो सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको संलग्न पूछा गया है, संलग्न का क्षेत्रफल और आयन में तो भी बराबर, आप लोग इस प्रकार से भी बराबर फॉर्मूला आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x² रख लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, चूंकि की जगह प्लस, और y है तो y² कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, z है तो z का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका मान निकल के आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग कमेंट करें क्या आप लोग इस प्रकार से हल कर लोगे, काफ़ी क्वेश्चन आएगा, बहुत बच्चा वाला से बात है, ठीक है ना। तो चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। बारंबारता का बहुलक क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या हो सकता है कमेंट करेंगे आप लोग। तो चलिए बारंबारता का बहुलक जो होता है ना अधिकतम बारंबारता मान होता है, अधिकतम बारंबारता का मान होता है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, 1,3,0,3,1,3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है आपको पता है, बहुलक कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊं। बहुलक जो होता है ना वो क्या होता है, जो बार बार संख्याएं आती हैं, जो सबसे ज़्यादा संख्या आ जाए। बहुलक के लिए आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपसे बहुलक पूछे तो उसमें आप लोग देखना जो अंक दिया है, इसमें देखना ऐसा कौन सा संख्या है जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए 3 एक बार आया, 3 उसके बाद देखेंगे 3 तो 2 बार आ गया और 3 3 बार आ गया, 3 मतलब 3 बार आ चुका है। और देखिए अगर 0 देखिए तो 0 एक बार आया है, 1 एक बार आया है और 2 एक बार आया, मतलब कि 1 जो है ना 2 बार आया है, 1 2 बार आया है और 0 एक ही बार आया है और 3 आया है 3 बार, मतलब 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुलक इसी प्रकार से होगा। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, तो 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या जो कि लगातार सबसे ज़्यादा रहे, कोई अंक हो जो इस प्रकार से दे, अगर सबसे ज़्यादा आया हो तो उसी संख्या को बहुलक कहेंगे। तो बहुलक का आपका क्लियर हो गया। तो कभी भी बहुलक का क्वेश्चन आएगा तो क्या ऑब्जेक्टिव में आप लोग बना लोगे। आप लोग एक बार कमेंट करो, जितना भी जुड़े हैं क्लास में या फिर आप लोग बाद में क्लास देख रहे हो फिर भी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जरूर बना लोगे क्योंकि इसी प्रकार से बनेगा। तो अब 59 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित मतलब कि हाँ वो घटना होगा, मतलब कि कहीं आप जा रहे हो, कहीं आप जा रहे हो यानी दिल्ली जा रहे हो, तो ये है कि आपको दिल्ली जाना है, तो ये घटना एक प्रकार से हो गई, तो ये तो निश्चित होगा। तो ये इसका मान क्या हो सकता है, ठीक है ना। निश्चित घटना का वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ, निश्चित घटना का वैल्यू 1 होगा, यानी कि होगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इनमें से घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता निश्चित रूप से है कि नहीं होगा तो 0 होगा, और होता है तो 1 मान होता है। तो वो आपने देखा ऊपर का क्वेश्चन, तो यहाँ पर नहीं होने की घटना पूछी जा रही तो 0 आप लोग याद रखना। तो अब देखिए अगली क्वेश्चन ये रहेगा आपका 67 नंबर,
यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम लोग वृत्त देखें तो ये आपका वृत्त हो गया और एक रेखा है और इसमें एक ही रेखा स्पर्श किया वृत्त को, तो ये कौन सी स्पर्श रेखा होगा, जीवा होगा, छेदक केंद्र होगा या फिर इनमें से नहीं होगा। तो एक बार कमेंट आप लोग जरूर करेंगे जी। तो देखिए स्पर्श रेखा होगा, मतलब बाहर से ये स्पर्श किया है वृत्त पर, तो ऑप्शन आप लोग बी में टिक मारेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया यदि कोई रेखा वृत्त पर, ये वृत्त आपका यहाँ पर होगा, पूरा ये वृत्त है, तो इस पर एक बिंदु पर स्पर्श किया, यहाँ पर एक बिंदु इस पर स्पर्श किया, तो ये कौन सी रेखा, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए बहुलक आपने समझ लिया। अब देखिए पूछा जा रहा है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर का मतलब क्या होता है वो समझ लेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ से भी रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, परिसर जब भी आपसे पूछे परिसर, तो समझ लेना कि शुरू वाला अंक, जो अंक आपको दे दिया ना, शुरू वाला जो अंक होता है, शुरू वाला प्रथम अंक जो होगा उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। तो शुरू अंक कहाँ है जी, तो शुरू वाला 24 है, तो 24 को ही परिसर कहेंगे। याद रहेगा आपको, परिसर वाला काफ़ी प्रश्न आया होगा और आपने सोल्यूशन भी मॉडल पेपर में किया होगा, शायद कई बच्चों का नहीं बना होगा, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग, परिसर आपका 24 होगा, जो शुरू का अंक है उसी को हम लोग कह देंगे परिसर है। तो 68 नंबर का आप लोग देखेंगे ना, 68 नंबर का जी, चलिए 68 नंबर है ना, 68 है ना, चलिए 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, परिसर, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। चलिए यही होगा आपका परिसर, यही होगा। चलिए आप देखिए अगली क्वेश्चन रहेगा 59 नंबर, cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस से क्या होता है, तो साइन cos साइन में बदल जाएगा और यहाँ पर 90 माइनस है यानी ए हो जाएगा, तो साइन ए देखिए वैल्यू आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अब अगली क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो आपको पता होगा 2 त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब वे दोनों समान होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब कि दोनों संगत कोण बराबर हो, मतलब दोनों कोण इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो और उनकी संगत भुजाएं के अनुपात समान हो, यानी इसका अनुपात 1 हो और सॉरी इसका अनुपात 3 है ना, तो इसका अनुपात 3 ही है और इसका भी अनुपात 3 है, यानी कि 3:3, तो ये आपका होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समान होगा, जब दोनों त्रिभुज समान होगा तो दोनों का अनुपात भी समान हो जाएगा, बस यही कहने का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे, ठीक है ना, दोनों में। तो अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 71 नंबर, ये क्वेश्चन है 3 माइनस √3 क्या होगा। तो देखिए 3 माइनस √3, तो इसमें देखें तो ये संख्या कौन सी है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और आप लोग याद रखना परिमेय तथा अपरिमेय का योग क्या होता है, परिमेय लिख देते हैं आपको, परिमेय तथा अपरिमेय का योग क्या होता है जी, इसका योग होता है अपरिमेय, याद रखिएगा अपरिमेय ही होता है। तो ये एलुजन याद रखना, तो ये आपका कंठस्थ रहेगा ना, तो आप हमेशा बना लोगे क्वेश्चन, तो अपरिमेय होगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। अब अगली क्वेश्चन है 11.2356 और इसमें 556 पर सलकर लग गया है, तो ये कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, आप लोग एक बार कमेंट करेंगे। 72 नंबर का क्या होगा, तो चलिए ये एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आपको कोई नहीं देखना, जिस पर लकीर लगाए ना इसी को देखिए, तो ये है 565, तो ये कौन सी संख्या है जी, तो ये पूरा अगर हम लोग परिमेय संख्या से यानी कि 2 से पूरा में भाग दे तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा ना, तो ये आपका होगा क्या, ये आपका परिमेय संख्या होगा ना। तो चलिए ये एक परिमेय संख्या होगा। अब चलिए 73 नंबर रहेगा 5.233 ... कौन सी संख्या होगी, तो ये भी आपका संख्या क्या होगा, तो ये भी आपका एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्कल नहीं लगा है, कोई रूट नहीं लगा है ना, तो ये सभी परिमेय होगा। तो आइए आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, 1/√7 क्या है, तो ये तो आपका परिमेय है, ये आपका परिमेय है, इसे P द्वारा सूचित करते हैं तो P लिख देते हैं, ये अपरिमेय है तो इसे Q द्वारा सूचित करते हैं, तो ये दोनों मिल करके आपका बनेगा परिमेय, यानी कि आपका Q बनेगा। तो ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या पर आप लोग टिक मारेंगे।
तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और अगर आज की क्लास में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया है कंटिन्यू अंत तक, तो मैं आपको बता दूं लगभग इसी वीडियो के जरिए अगर आप लोग पूरा जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया अगर आपने समझ लिया होगा ना, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से लगभग आपका 10 नंबर आपके पेपर में, मैथ के पेपर में आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर यहीं से रहेगा। ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैथ में मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि तू ही पढ़ के जा और ये सब आएगा तेरे पेपर में, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। तो आप बस समझो, टॉपिक को समझो, क्या मैंने आपको बताया, क्या मैंने आपको समझाया, क्या मैंने आपको याद रखने के लिए बोला, क्या मैंने आपको मेथड बताया, ये याद रखोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और वैसे भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ जिसका प्राइजेस जो है वो 150 रुपया है। और मैथ को छोड़ करके, मैथ में तो मैं आपको क्लासेस के जरिए आपका अच्छा नंबर दिलवाऊंगा, लगभग 90 नंबर तक, उससे प्लस ही मैं आपको 95 तक दिलवाऊंगा। अगर आप लोग डेली क्लासेस को, मैथ वाली क्लासेस को करोगे यूट्यूब पे, तो उसमें तो आपका बन ही जाएगा। बट और जो सब्जेक्ट आपका बच जाता है, 4-5 जो सब्जेक्ट जो आपका हो ऑप्शनल में जो हो, लगभग 4 सब्जेक्ट और बचता है, 4 नहीं 5 और सब्जेक्ट आपका बचता है। तो उन सभी विषयों को आप लोग कैसे उन सभी विषयों में अच्छा नंबर लाइएगा, उसके लिए मैंने एक पेड ग्रुप क्रिएट किया है ना, आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं पेड ग्रुप उसमें क्या होता है जी। चलिए आपको समझा देते हैं, एक बार समझना काफ़ी अच्छी बात होती है, समझ लोगे तो आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन ले लेना। तो चलिए समझा देते हैं, थोड़ी सी आप लोग बने रहे वीडियो में। तो पेड ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं, तो पेड ग्रुप क्या है, तो पेड ग्रुप के लिए आप लोग कैसे क्या कर सकते हो। तो पेड ग्रुप के लिए आप लोग 150 उसका चार्ज है, 150 रुपया उसका चार्ज है, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को ज्वाइन लोगो कैसे, तो फ़ोन पे या गूगल पे, फ़ोन पे या फिर गूगल पे, कुछ भी, चलिए फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम, कुछ भी करोगे किस नंबर पे, तो इस नंबर पे 696 98 095। तो इस नंबर पे आपको फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी करना है, 150 रुपया भेज देना है, ठीक है ना। और भेज के इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है और अपना नाम भेज देना है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम भेज देना है। फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और आप उसमें क्या क्या आपको मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका साइंस में फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर लगभग 5 उसमें है, तो 5 चैप्टर का लगभग 7 से 8 पेज आपको मिलेगा, जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और उसको अगर पढ़ लेते हो ऑब्जेक्टिव में तो 10-15 नंबर वहीं से आपका रहेगा। तो ये सब मैं पहले ही उन स्टूडेंट को दे चुका हूं जो कि पेड ग्रुप में ज्वाइन है। और कौन कौन स्टूडेंट पेड ग्रुप ज्वाइन ले चुके हैं वो कमेंट करेंगे, और कौन कौन नहीं लिए हैं वो कमेंट करेंगे। और जो नहीं लिए हैं उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ले लो पेड ग्रुप ज्वाइन, मात्र 150 रुपया में। और इतना में आपको कोई नहीं देगा, और अलग टीचर आपको देता भी है ना, तो वो एप्लीकेशन बनाता है जिस पे आप लोगों को और चार्जेस लगता है, ठीक है ना। जिस पे आपको अलग से चार्जेस लगता है, तो उन सभी का चार्ज मैं नहीं लेता हूँ। आपको आउट पेपर अगर होता है ना, तो वो सब भी उसी पेड ग्रुप में आपको मिलेगा। तो पेड ग्रुप ज्वाइन ले लो और अच्छी तैयारी करो मन से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।